हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल चैप। तो इस क्लास में या इस सेशन में जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाउ टू अप्रोच केमिस्ट्री फॉर एचपी टीजीटी एग्जाम। एज यू ऑल नो दैट कि नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, पेपर जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। सो दिस इज द हाई टाइम फॉर बूस्ट अप योर प्रेपरेशन। सो इसीलिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हम केमिस्ट्री में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो, जब हमारा एग्जाम होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें सारी ही चीजें पढ़नी होती है, क्योंकि एग्जाम्स में एचपीटीजीटी एग्जाम के लिए कुछ चीजें हैं जहां से रेगुलर बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ चीजें ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें थोड़ा सा थोरो स्टडी नहीं भी करोगे तब भी क्या है, वहां से चीजें चल जाएंगी। तो देखो, एचपीपीएससी ने थोड़ी दिन पहले ही क्या है, केमिस्ट्री पूरे के पूरे एचपीटीजीटी एग्जाम के पैटर्न को जो है वो बताया था। बट फिर भी इससे रिलेटेड क्या था, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उनके माइंड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो मैं आपको एक बात कह देती हूँ कि सिर्फ पैटर्न बदला है, केमिस्ट्री नहीं बदली है। केमिस्ट्री वैसी की वैसी है। क्वेश्चन हो सकता है कि घुमा के आ सकता है, बट जो फैक्ट हैं, जो फॉर्मूलेज हैं और जो अदर चीजें हैं वो सेम ही रहेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री तो सेम है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता। So, in this video, we will discuss about how to approach chemistry for the HPTGT exam. HPSSC जब पेपर कंडक्ट करवाता था तो उसमें केमिस्ट्री के हमें 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते थे, मैक्सिमम 40, मिनिमम 30 या फिर 28 क्वेश्चन जो है वो देखने को अभी तक मिले हैं। अगर अब मैं बात करूं HPPSC के पैटर्न की, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है कि इससे कम क्वेश्चन आ जाए। तो चलो स्टडी करते हैं वन बाय वन होल सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एचपीटीजीटी एग्जाम के लिए +1 और +2 के सिलेबस पूरे तरीके से आना जो है वो जरूरी है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं सबसे पहले क्लास 11th के केमिस्ट्री सिलेबस की, तो मैं इसमें सबसे पहले बोलूंगी कि जो हमारे पास चैप्टर्स ऑलरेडी यू ऑल नो अबाउट दैट, क्योंकि मैंने पहले भी डिटेल में जो है वो एक वीडियो बनाई थी सिलेबस के ऊपर कि हमें जो है कैसे चीजें जो है वो वहां पे स्टडी करनी है। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं क्लास 11 की केमिस्ट्री सिलेबस की, तो यहाँ पे जैसे चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर्स क्या है, जो फर्स्ट पार्ट था 11th क्लास की वॉल्यूम 1 था, उसमें जो है वो ये चैप्टर्स थे। अगर मैं इन चैप्टर्स में से बात करूं जिसमें से 110% श्योर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, देन दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल। मैं तो कहती हूँ पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हर साल पेपर में 2 या 3 से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 11th में से, और उसमें से जब हमारे रहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो बनते हैं। बट प्रायोरिटी लिस्ट की अगर बात करूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहाँ से और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो ये 3 चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे डिटेल बाय डिटेल जो है हम इसे स्टडी करेंगे। ऐसे ही अगर वॉल्यूम 2 वाले पार्ट की बात करती हूँ जिसमें आपका क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, नेक्स्ट हाइड्रोजन है, एसपी ब्लॉक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, देन हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लाइक बीओडी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका हुआ है, या एयर पॉल्यूशन में कौन कार्सिनोजेनिक है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोसेस का नाम है उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ की नेमिंग रिएक्शंस, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में भी कि 2018 या 20 में वुड्स फिटिंग भी पूछी गई थी, फिंकलस्टीन भी पूछी गई थी, और साथ में रीमर-टाइमन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे ही आपके पास सम बेसिक प्रिंसिपल्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कभी वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो जब तक हमें बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में वहां पे पता नहीं होगा, हम उस चीज को स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? और अगर ऐसे ही अब मैं 1 बाय 1 एक टॉपिक को डिस्कस करूं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चैप्टर लेके चलूंगी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और अभी तक जो यहाँ से क्वेश्चंस हमने सबसे ज्यादा देखे हैं
वो मेनली है कि गिवन कंपाउंड दिया होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर बात करूं कि अप्रोच कैसे करनी है इस चैप्टर को, सबसे पहले एक बार चैप्टर को रीड कर लो अच्छे से। जो भी आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से जो है वो कोचिंग ले रहे हो, या फिर कुछ बच्चे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से ही कोचिंग ले रहे हैं, अब उन्हें क्या है प्रॉपर मटेरियल जो है वो हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सारी ही चीजें पढ़ के जानी है, सब कुछ पेपर में नहीं आता है। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें अगर आप सही अप्रोच डालोगे तो वहां से पेपर जो है वो सबसे जल्दी क्लियर होने के चांसेस होते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जितने भी हमारे लॉज हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, गेल-लुसैक्स लॉ हो गया, अवोगाड्रोस लॉ हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इवन हालांकि अभी तक परसेंटेज कंपोजिशन और इंपिरिकल से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ना ही स्टोशियोमेट्री से। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको मोल्स के बारे में मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से इन चीजों का पता होना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस होल टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन जो है वो हमेशा पेपर में देखने को मिले हैं। सबसे पहले जितने भी मॉडल्स हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लाइक अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, बोहर्स मॉडल, उसकी लिमिटेशन, थॉमसन मॉडल आ गया। नेक्स्ट अगर इसमें हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो है वो क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं। हालांकि अभी तक डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट मैं ये कहूंगी कि जहां से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं वहां पे एटलीस्ट आपको डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अगर उसकी कोई एप्लीकेशन है तो उसके बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि वहां पे आपको कोई डीप मैथमेटिक्स नहीं पूछने वाला, कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, इसलिए वहां पे आपको एक नॉर्मल उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उन सब चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, देन अबव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हंस रूल मल्टीप्लिसिटी, जो एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज कॉपर एंड मैग्नीज, डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है। सो आई होप कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पता चल गया होगा कि किन चीजों को जो है वो प्रायोरिटाइज लेके चलना है। जैसे अभी शायद 2018 या 20 में क्वेश्चन आया था कि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये कोई डीप क्वेश्चन ही है, ये सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटीज भी नॉर्मली स्टडी कर लेते हो तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एक लाइन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पी शेल के बारे में पूछा गया है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट मींस कि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी की, तो यहाँ पे जितने भी हम चीजें पढ़ते हैं, ट्रेंड्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब चीजें राइट टू लेफ्ट कौन इंक्रीज है कौन डिक्रीज है, दिस इज द राइट अप्रोच फॉर द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको मेन फोकस कहाँ पे करना है। जो भी यहाँ पे ट्रेंड्स हैं कि लेफ्ट टू राइट है या फिर टॉप टू बॉटम कोई चीज जा रही है, या फिर पर्टिकुलर कोई एग्जांपल है किसी चीज का, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आइसोटोप्स जो है वो कौन सा एलिमेंट बनाता है, दैट इज द पोलोनियम। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाता है जो स्टैटिक है, और बाकी क्या है जो भी ट्रेंड्स हैं, कैसे कौन सी चीज फॉलो कर रही है, बेसिसिटी, एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, यहां से वो सिंपल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, दैट इज वॉस्पर थ्योरी और बीबीटी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन। क्योंकि शेप्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आप जस्ट एक VSEPR थ्योरी एंड नेक्स्ट आप बीबीटी थ्योरी एक बार पढ़ लो। नहीं पढ़ना है छोड़ो इसको भी, सिर्फ शेप्स के बारे में, उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, किसमें कौन सा बॉन्ड एंगल है, एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशंस में निकल जाती हैं और हमें शेप के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये आप पक्का करके जाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो अगर मैं इन जनरल बात करूं इस पूरे चैप्टर की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? 3 ही हैं, एक VSEPR थ्योरी, एक BBT थ्योरी एंड द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज VSEPR थ्योरी, जिसमें आप बेंच शेप, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप, ट्रायंगुलर प्लेनर पिरामिडल और बहुत सारी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल या ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल शेप्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। और आपने देखा होगा कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेट्स ऑफ मैटर की, हालांकि यहाँ से अभी तक इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगर मैं एक मेन अप्रोच की यहाँ पे बात करूं तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं अभी तक। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-साइक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। देन क्रिटिकल टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से जो अभी तक क्वेश्चन आया वो नॉर्मली इसकी वेरिएशंस पूछी गई हैं टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ से ये सही एक अप्रोच है कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है आपके पास जितने भी आपके, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से ना जो आपके डिफेक्ट्स हैं, एक आपने उनको करके जाना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, ये 3 टॉपिक्स हैं दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो है वो भी बनते हैं कि उन्होंने बोला होगा कि ए जो है वो फेस सेंटर में प्रेजेंट है, बी सेंटर में प्रेजेंट है, तो बताओ उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, बट फोकस किस पे करना है? अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो जितने भी लॉज हैं यहाँ पे उनके ऊपर पक्का फोकस करना है। और सॉलिड स्टेट की बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, देन परसेंटेज कंपोजिशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो और स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस एंड देन मैग्नेटिक बिहेवियर। और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि जो HPTGT का एग्जाम है ना, यहाँ पे मेनली एग्जांपल्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक की कोई एप्लीकेशन है तो आप उसे प्लीज ना छोड़ें, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ऐसे कि हमें ये तो पता है कि डायमैग्नेटिक ये होता है, पैरामैग्नेटिक ये होता है, बट पेपर में वो डायरेक्ट ये तो नहीं ना पूछेंगे कि डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन दे दी। हो जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में, बट मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे उन्होंने आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया और बताओ कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इज इट पैरामैग्नेटिक और इज इट डायमैग्नेटिक। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अभी तक देखने को मिला है ना, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे एंट्रोपी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और लास्ट में मैं प्रायोरिटी दूंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। और इसके अलावा जो यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हुए हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। और मैं फिर यहाँ पे यही बोलूंगी कि जितनी भी यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स है जैसे डेल्टा यू, डेल्टा एच है, एक आपके पास डेल्टा जी आती है, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले हैं आपको उनको पता होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो डायरेक्ट पूछ ले कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो गिब्स फ्री एनर्जी में जो भी हम फिजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सी नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जिस चीज के ऊपर अगर आप कम फोकस करना चाहते हो तो वो आप हेजियस लॉ से लेके फेज ट्रांजिशन तक कम फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहां पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसे एक बार एटलीस्ट रीड कर लो और बाकी चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना, अगर सब कुछ पढ़ोगे तो चीजें क्या होंगी, बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएंगी। तो अप्रोच सही रखोगे तो पेपर में जो है वो आपकी एक्यूरेसी जो है वो सही रहती है, पेपर अटेम्प्ट अच्छे से हो पाता है, दिमाग भी आपका शांत रहता है और पेपर जो है वो अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम से, हर साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा गया है, बट क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल जो है वो पीएच के ऊपर जो है वो पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ से कहूंगी कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वहां से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लीच-चैटर्जी प्रिंसिपल को बोलूंगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इक्विलिब्रियम में जितने भी आपके लॉ ऑफ मास एक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्लियर? चलिए ऐसे ही मैं अगर आगे बात करूं एस ब्लॉक, जिसमें एस और पी ब्लॉक की अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो यहाँ पे जो है वो आपकी इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज
और अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की कोई एप्लीकेशन है, चाहे उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वहां से क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली बनते हैं। और यहाँ पे अगर कोई नेमिंग रिएक्शन है, किसी चीज की पर्टिकुलर फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, देन दीज आर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द मेन थिंग इन द, जितने भी आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वहां पे एक तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को पक्का पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पक्का पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी वाली, जहां से पर्टिकुलर कोई नेमिंग रिएक्शन निकल रही है, या फिर वहां पे क्या है, कोई ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है जो हमारे लिए कहीं से क्या है, यूजफुल है। ये चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो आपको करना है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिटेल में स्टडी किया था, तो मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि जो भी आपके कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, या जितने भी आगे इफेक्ट है, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जो भी ये नॉर्मल चीजें हैं जिनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, पहले इन चीजों को थोरों में स्टडी करो, ये चीजें हैं क्या, देन इसके ऊपर जो है वो आप बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है वो जीओसी वाले पार्ट को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स। मैंने पहले ही जैसे स्टार्टिंग में कहा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक है। यहाँ से अगर पर्टिकुलर कोई रूल है, दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सेडजेफ रूल या पॉपल्स रूल है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पास देखने को मिलते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे उन्होंने एल्काइन का फॉर्मूला दिया होगा या एक सीरीज दी होगी C3H16 दिया होगा मान लो, और पूछा होगा कि बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर से देखने को मिलते हैं। और अगर इसमें कोई नेमिंग रिएक्शन है, देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई ऑलरेडी सेड कि नेमिंग रिएक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, ज्यादा नहीं जाना है, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन मैकेनिज्म आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है, बट हाँ इतना पता होना चाहिए कि जो SN1 और SN2 मैकेनिज्म का बेसिक है वो कैसे होता है, किसमें इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म हो रही है, किसमें कितना रेट है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखने को बनते हैं। देखो हर चैप्टर से ना एक या दो क्वेश्चंस आने होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर ही वो आपको डाल देंगे। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां पे आपको मेन फोकस करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी आपके मैकेनिज्म है उनको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो मेन चीज है, सबसे पहले उसका बेसिक स्टडी कर लो, इंटरमीडिएट किस में बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट किस में बन रही है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसिड रेन, ओजोन डेन डिप्लीशन इसकी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो आपके देखने को मिलते हैं। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अगर आपने नॉर्मल अपनी 10th तक की ईवीएस भी अच्छे से पढ़ी है, तब भी आप इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आसानी से स्टडी जो है वो कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब हमारे पास क्लास 12th का सिलेबस, तो अगर मैं क्लास 12th के सिलेबस की बात करूं, सो वी ऑल नो अबाउट दिस कि क्या क्या जो है वो उसमें सिलेबस है। और अगर मैं इस चैप्टर में अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बाकी के जो क्वेश्चन, जैसे सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटिवली आता है, हो सकता है कि पिछले पेपर में आया हो, फिर नहीं आया हो, फिर आ गया हो। सो ये जो है इसको आप लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हर साल एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। बट अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं कि जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दैट इज व्हाट, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम देखने को मिला है। हैलोएल्केन, हैलोएरीन्स आर इंपॉर्टेंट। और जितने भी ये बाकी के चैप्टर है, यहाँ से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से दो क्वेश्चन जो है वो आपके बनते ही बनते हैं। और यहाँ पे जो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, यहाँ पे आपको डिटेक्शन टेस्ट, या मैं कहूंगी कि जितने भी आपके ये चैप्टर है, यहाँ से डिटेक्शन टेस्ट जितने भी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं रिएजेंट्स। रिएजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो क्या है, यूनिवर्सल है। मुझे लगता है कि यहाँ से हर साल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, एज आई एक्सप्लेन अबव कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे सब टाइटल्स मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, उसकी आगे डेफिनेशंस होगी, उनके आगे न्यूमेरिकल्स होंगे, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, देन रॉल्स लॉ, फिर उसके बाद आपका आ गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, देन आपका डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हो गया, सॉल्यूशन वाला चैप्टर हो गया, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको डिटेल में हर एक पॉइंट को क्या करना है, स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट है, देन आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक सेल्स के ऊपर, बैटरीज के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के ऊपर अभी तक हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट सेल्स, बैटरीज के ऊपर और ई कैथोड माइनस ई एनोड दैट इज ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चंस, या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर की एनोड पे कौन सी चीज मिलेगी, कैथोड पे कौन सी चीज मिलेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में जब आप स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हो लाइक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो वहां पे क्या है, आपको वहां से या तो वो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे, या फिर उसके यूनिट्स पूछ लेंगे, या फिर न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे ना यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे वो इस चैप्टर से आए या फिर वो केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से आपको देखने को मिले। सो दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉस के ऊपर, देन रेट कांस्टेंट के ऊपर, हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो आई कैन से दैट दिस इज द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को भी थोरो में स्टडी करना है, इस चैप्टर को आप बीच बीच से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको रेट लॉस के बारे में नहीं पता है कि आप किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ कैसे निकालोगे, और यूनिट्स, स्पेशली यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द केमिकल काइनेटिक्स, देन हाफ लाइफ पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी तक जो है वो आप फिर जा सकते हैं। बट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 या 2 क्वेश्चन स्पेशली यूनिट्स के ऊपर, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड के यूनिट्स पूछ लिए जाएंगे, या फिर नॉर्मल रेट लॉस के यूनिट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनेगा वो है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। और अगर ऐसे ही सरफेस केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमेशा एमल्शन या टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जैसे जेल की फॉर्मेशन है, एमल्शन की फॉर्मेशन, सॉलिड सॉल्ट की फॉर्मेशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। एड्सॉर्बेंट, नॉर्मल, बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉर्मल अगर एनसीईआरटी भी एक बार स्टडी कर लोगे ना तो वहां से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो है वो आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से अगर मैं एक बात करूं कि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो ये जो स्पेसिफिसिटी और फिजियोप्शन और केमियोप्शन के फैक्टर्स है ना, वहां से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप पेपर जो है वो एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में ज्यादा आए, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टिल्ट करके पूछ लिया जाए। तो देखो, अगर चीजें पता होंगी ना, अगर एक बार स्टडी किया होगा, अगर अब मान लो जैसे उन्होंने पूछ लिया सीएमसी क्या होता है, क्रिटिकल मिसलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, माइसल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब वो ये पूछ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स के अंडर आते हैं, देन दे केम अंडर द एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स, जहां पे एग्रीगेटेड कोलॉइड्स बनते हैं, वहां पे जो वो माइसल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो हो सकता है कि वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दे, बट केमिस्ट्री तो सेम ही रहेगी ना, जो डेफिनेशन है वो तो डेफिनेशन ही रहेगी, और जो फॉर्मूला है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। So this is from the surface chemistry. Next is general principles and process of isolation of elements. तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई भी टेक्निक दी होगी और पूछा होगा कि बताओ किसके लिए कौन सा जो है वो यूज किया जाता है। अगर आप इस चैप्टर के लास्ट वाले पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, मान लो आपको ये चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं लगा है, बट जो लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले जहाँ पे समरी दी होती है ना, अगर आप इस चैप्टर की वो समरी भी पढ़ के चले जाओगे ना, एक बार अगर आपको ये पता होगा कि यहाँ पे इस टेक्निक का यूज जो है वो इसकी प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है, तो आराम से इस क्वेश्चन को जो है, इस चैप्टर से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी एंड एफ ब्लॉक की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे जितने भी इनके ऑक्सो एसिड्स है ना, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके ऑक्सीडेशन नंबर और उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी, फॉर्मूलाज, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमें तब क्या है, हमें
हम भूल जाते हैं कि फॉस्फोरस क्या था, फॉस्फोरिक क्या था, हाइपोफॉस्फोरस क्या था, या मैलिक एसिड क्या था, या ओलियम क्या था। तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सो एसिड है, चाहे वो सल्फर के हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हैं, चाहे वो नाइट्रोजन के हैं, उनके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वहां पे आपको फॉर्मूला तो नहीं दिया होगा ना, सीधा नाम लिखा होगा और पूछा होगा कि बताओ ओलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा, अब तभी जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, या फिर मेनली डायरेक्ट जो वो यहाँ से कोई एटॉमिक नंबर दिया होगा और पूछा होगा कि बताओ ये एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं, या फिर कोई जर्नल ट्रेंड एक्सेप्शंस वाली चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ से जो भी अभी तक क्वेश्चन देखने को मिला है वो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो आईयूपीएससी नेमिंग मेथड है, वहां से क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली देखने को मिला है। अभी तक यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले। उसके बाद जो है एक तो आईयूपीएससी नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें जो है ना वो चिलेशन के बारे में क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। चिलेशन हो गया आपके पास, या फिर यूनिडेंटल लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बीबीटी तक इंपॉर्टेंट है। सीएफटी से अभी तक कोई क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं गया है, बट आई मस्ट से एक बार आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग से लेके बीबीटी तक जो है वो सारे टॉपिक्स क्या है इंपॉर्टेंट है, बट डोंट गो फॉर द प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज और बेबनियर थ्योरी, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सिंपली आपको आईयूपीएससी नेमिंग, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, चिलेशन प्रोसेस, देन इसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है, और इसके आगे आप पढ़ सकते हो कि बीबीटी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सब चीजें जो है वो वहां पे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, तो यहाँ से जो है देखो ये जो यूजेस है ना एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे जो है वो कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, दैट इज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो इनसे रिलेटेड जो है वो चीजें कैसे हो सकती हैं। तो देखो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर से जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो इनके नॉमेनक्लेचर कैसा है, कैसे आईयूपीएससी नेमिंग करी जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बोलूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, दैट इज ऑन द आईयूपीएससी नेमिंग। सो वहां पे जितने भी आपके रूल्स हैं, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए आपने कैसे जो है वो नेमिंग करनी है, ये सारी चीजें वहां पे क्या है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर से जितने भी यहाँ पे आपके क्या है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के जितने भी ट्रेंड्स हैं वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रेपरेशन के टाइम पे या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते टाइम जितनी भी यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर कोई मैकेनिज्म के बारे में नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलर कोई रिएक्शन दी गई है तो उसमें वो नहीं पूछ रहा है कि ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी क्या बनेगा। सिंपल सी अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा भी वो तो सिंगल वो वन स्टेप की जो रिएक्शन होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन आई सेड डिस्टिंक्शन टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो भी यहाँ पे यूजेस हैं, चाहे वो अल्कोहल्स के हैं, फिनोल्स के हैं या फिर इथर्स के हैं, वहां से क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है। एंड आई रिपीट, जितने भी आपकी फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन है, देन आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ एजोडाइज वाली हैं, कपलिंग रिएक्शंस हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये हर एक नेमिंग रिएक्शन क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ से अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है वो है इसके डिस्टिंक्शन टेस्ट, जिसमें हम टॉलेंस रिएजेंट के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, दैट इज द सिल्वर मिरर टेस्ट। देन यहाँ पे आप क्या जाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और एक आपका इसमें आता है आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का टेस्ट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन टेस्ट फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म से तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा मैकेनिज्म जो है वो अप्रोचेबल है, कौन सा मैकेनिज्म उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो SN1 है चाहे वो SN2 है। क्लियर है ये बात। सो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बोथ +1 एंड +2। क्योंकि अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आईयूपीएससी नेमिंग, दैट इज फ्रॉम द जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से।
उसके बाद आपके आते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एंड नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज फ्रॉम द एमीन्स। एमीन्स से नॉर्मली जो है वो एजोडाइज के ऊपर, कलर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं दैट इज द ऑक्सीजन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, दैट इज व्हिच इज नोन एज द एमीन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आईयूपीएससी नेमिंग, अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के बीच में जो ट्रेंड है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बस वही जो है वहां तक ही आपने स्टॉप हो जाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यही एक राइट अप्रोच होती है जिसके जरिए जो है हम पेपर को इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, इनकी प्रेपरेशन से रिलेटेड या फिर नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब देखो क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके ना बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर होता है कि पता नहीं वो क्या ही पूछ लेंगे। बट अगर मैं एक कॉमन बात करूं तो 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, हर चैप्टर से एक एक या दो दो क्वेश्चन उठाए जाएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिएजेंट, कैटालिस्ट, आईयूपीएससी नेम, नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई उन्होंने बोला होगा कि इस ट्रेंड को अप्लाई करके बताओ कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कौन ज्यादा स्टेबल है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? ऐसे ही अब मैं अगर आगे बात करूं सो आगे आपका चैप्टर है पॉलीमर्स। 1 और 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, बट अभी तक जो है वो एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, और वो भी नॉर्मल होता है कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, या किसी के लिए कौन सा मोनोमर यूनिट जो है वो यूज किया गया है, या पर्टिकुलर कोई पॉलीमर है और उसका पर्टिकुलर कोई बहुत अच्छा फंक्शन है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वहां से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। सो पॉलीमर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है वो मोनोमर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर हो गया, देन आपकी थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमराइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें जितने भी फंक्शंस हैं जैसे कि टेफ्लॉन के, बेकेलाइट के, वहां से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो पॉलीमर इजी चैप्टर है, एक दिन भी बैठोगे ना तो 2 घंटे में आराम से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज इट इज इजी वन। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे मेनली क्या है इसमें मोनोमर्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक सबसे पहले मेडिसिन के बारे में आपने अपने +1 +2 में ये चैप्टर डिटेल में स्टडी भी किया होता था, सबसे इजी है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखो मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव है, कोई किसी में स्पेशल प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है तो वहां से क्लींजिंग एजेंट्स। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगी, एक टॉपिक आता है आपका ग्लास के बारे में, जिसमें मैंने देखा हुआ है कि दो से तीन पेपर्स में ना मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार पायरेक्स क्लास के ऊपर क्वेश्चन था, एक बार क्रुक्स क्लास के ऊपर क्वेश्चन था, और एक बार क्राउन्स क्लास के ऊपर क्वेश्चन था। तो इसमें मैं एक एडिशन कर रही हूँ कि यहाँ पे ना एक टॉपिक आता है ग्लास वाला टॉपिक, और एक आता है कि किस केमिकल को जलाने की वजह से कौन सा कलर की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है। जैसे कि क्रैकर्स है तो वहां पे ग्रीन कलर की फॉर्मेशन हो रही है तो वो बेरियम की वजह से हो रही है। तो ऐसे अगर रेड कलर की फॉर्मेशन है पटाखों की वजह से हो रही है तो वो स्ट्रॉन्शियम की वजह से हो रही है। सो आई एड इन दिस एक केमिस्ट्री इन क्रैकर्स, केमिस्ट्री ड्यू टू दी कलर्स, और एक केमिस्ट्री इन दी ग्लासेस। ये जो दो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे टॉपिक हैं, इजी हैं, बेसिक हैं, और यहाँ पे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द सिलेबस ऑफ +1 एंड +2। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कौन सी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ये भी आराम से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं, एक एनालाइज करूं कि कैसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास देखने को मिलते हैं, तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्वेश्चन जो ये डाले हैं ये मैं ऑलरेडी अपनी अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं वो यूट्यूब पे डल चुके हैं, आप उन्हें भी एक बार चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एंड दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस पता है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो जितने आयंस निकालने को बोला है, और आप वहां से जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट
सिंपल क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। अब देखना यहाँ पे ना पीरियोडिक टेबल से भी ये क्वेश्चन है, डी ब्लॉक से भी है, HCF2 मॉलिक्यूल दैट इज फ्रॉम द वस्पर थ्योरी दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी शेप बतानी है आपको, बस इतना सा काम है। अगर एक फॉर्मूला पता ना तो आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर से पूछा गया है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई डीप क्वेश्चन पूछा गया है या कोई डेरिवेशन पूछ लिया या कोई मैकेनिज्म पूछ लिया है या पर्टिकुलर डिटेल में जाके जब आपने सॉल्व किया तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज फ्रॉम द सिंपल बेसिक लाइंस दैट फ्रॉम द एनसीईआरटी या कोई भी बेसिक बुक उठा लो, वहां से पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। सो ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आइसोमेरिज्म, एज आई एक्सप्लेन टेस्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 110% श्योर कि यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। देखो ये हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन सिंपल पूछा हुआ है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो किसमें एब्सेंट है, या पूछ लेंगे किसमें सबसे ज्यादा होती है, एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, एस कैरेक्टर किसमें कम है। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मैं आगे बात करूं तो देखो जैसे थर्मोडायनामिक्स से ये क्वेश्चन है कि हीट एक्सचेंज से रिलेटेड आ गया। नेक्स्ट आपका एज आई एक्सप्लेन की केमिकल काइनेटिक्स में पीएच और पीओएच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कैटलिस्ट एंड देखो सिंपल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पूछी है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो आपका H2SO4 है वो कैसे एक्ट कर रहा है, व्हाट इज दिस, कैटलिस्ट है, रिड्यूसिंग है या फिर ऑक्सीडाइजिंग है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि अगर आप डीप में नहीं भी पढ़ पा रहे हो, आप आराम से अपनी अगर एनसीईआरटीज को फॉलो कर रहे हो या जो हम लोगों ने इसका एक मर्जिंग करके जितने भी नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं, आप उन चीजों को भी अगर फॉलो करोगे तो आराम से पेपर क्लियर हो सकता है। क्योंकि जगह जगह जाने से अच्छा है कि आप एक सोर्स लो, उसको 2-3 बार स्टडी कर लो और वहीं से पेपर जो है वो क्लियर होता है। क्लियर। ऐसे अगर मैं आगे क्वेश्चंस की बात करूं, सो दिस इज फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे अगेन कैटलिस्ट दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं। नेक्स्ट दिस इज फ्रॉम द मेटलर्जी पार्ट कि रोस्टिंग से होगा, कैल्सिनेशन से होगा, स्मेल्टिंग से होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो देखो ये 4 क्वेश्चंस है ना, 3 से 4 क्वेश्चन है, और देख लो इसमें एक IUPAC नेमिंग है। नेक्स्ट this reaction is a naming reaction and this reaction is also a naming reaction, that is why I said कि आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो नेमिंग रिएक्शंस को जो है वो वहां पे आपने ध्यान से देखना है। क्लियर। ऐसे ही सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू अप्रोच केमिस्ट्री इन HPTGT एग्जाम। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाए तो आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो सिविल स्टैप के साथ स्टार्ट कर सकते हो आज से ही। और आज से ही जो है वो हमारा 22 मई से हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है HPTGT के लिए, जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट, उनके टेस्ट सॉल्यूशंस, उनके पूरे हैंडआउट्स जो है वो प्रॉपर वे में अवेलेबल होंगे। सो दिस इज द टाइम वेयर आपको, जहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जगह जगह जाने से अच्छा है एक मटेरियल उठाओ और उसे थोरो जो है वो स्टडी करो। So thank you so much and all the best for your exam.